नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनएमएमएस के बारे में। तो एनएमएमएस एक प्रकार की स्कॉलरशिप पोर्टल स्कॉलरशिप। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेशनल मेरिट मीन्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, इससे संबंधित साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में आपके लिए आ सकते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन मैंने इस वीडियो में किया है। तो स्टूडेंट्स, पहले एनएमएमएस योजना के बारे में आप ध्यान से सुनिए। एनएमएमएस एक ऐसी योजना है जिसमें कक्षा 8 का जो छात्र है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, जिसका चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। और इस योजना में फॉर्म अप्लाई करने के पश्चात यदि आप पास हो जाते हो, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर आपका मेरिट बनती है जिला मेरिट, राजस्थान के अंदर 5471 छात्र छात्राओं को इसमें हर साल लाभान्वित होते हैं। पर मंथ आपको 4 वर्ष तक 1000 रुपये की स्कॉलरशिप यानी कि एक मुश्त 12,000 रुपये 4 साल तक दी जाती है। तो ये कक्षा 8 के जितने भी स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाले हैं, जो टैलेंटेड हैं या जिनके अंदर टैलेंट्स जैसी कोई बात है या जो चाहते हैं कि हम इस प्रकार की स्कॉलरशिप योजना लेवें, तो स्टूडेंट्स उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। और साइंस के क्वेश्चन में आपके लिए बनाता रहूँगा। आप अन्य जो मेंटल के क्वेश्चन है या इस प्रकार के क्वेश्चन है उनके भी कई बार वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो स्टूडेंट, साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक कर दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके लिए समय समय पर बनाने का प्रयास मैं करता रहूं। क्योंकि साथियों, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके मोटिवेशन से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो देखिए, एनएमएमएस एग्जाम्स के बारे में हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ, तो आपको इन प्रश्नों के आंसर देने का प्रयास करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, खरीफ की फसल का उदाहरण है। तो खरीफ की फसल कौन सी होती है? जो कि वर्षा ऋतु में बोई जाती है, उस फसल को हम खरीफ की फसल बोलते हैं। तो खरीफ की फसल देखिए यहाँ पे गेहूं, जो कि रबी की फसल है। तो गेहूं यहाँ पे रबी की फसल है। इसके अलावा मक्का, ये खरीफ की फसल है। बिल्कुल, ये क्या की फसल है? खरीफ की फसल है, क्योंकि ये वर्षा ऋतु में बोई जाती है। जबकि चना जो है वो भी रबी की फसल का उदाहरण है, और सरसों ये भी रबी की फसल का उदाहरण है। तो खरीफ की फसल जो कि बारिश में बोई जाती है, रबी की फसल जो कि विंटर टाइम पर यानी कि विंटर टाइम पर यानी कि सर्दी की जो फसल है, सर्दी के समय बोई जाती है, वो कहलाती है रबी की फसल। क्या कहलाती है? रबी की। तो हमारा जो यहाँ पे खरीफ की फसल है मक्का। अगला जो प्रश्न है स्टूडेंट्स, ध्यान पूर्वक देखिए और मजे लीजिए क्वेश्चन के। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, नेत्र का वो भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। यानी कि किसी की आंख भूरी होती है, किसी की काली होती है, किसी की नीली होती है। तो ये किसके कारण होता है? तो स्टूडेंट्स, कॉर्निया के कारण तो नहीं होता है, रेटिना, परितारिका और लेंस। तो ये आइरिस के कारण होता है। यानी कि किसके कारण? आइरिस के कारण। यानी कि अलग अलग रंग की आइरिस होती है, और ये इस आइरिस के कारण ही हमारे जो आंख का रंग जो होता है वो अलग अलग होता है। अब कॉर्निया जो है, यहाँ पे क्या होता है? कॉर्निया को दान किया जाता है नेत्र दान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेटिना, जिसको दृष्टि पटल भी कहते हैं, इस पर क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हमारा जो इमेज है वो यही बनता है, और वास्तविक और उल्टा बनता है रेटिना पर। लेंस जो है, ये जो हमारे अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है इस तरह का, तो ये कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस होता है। तीसरा प्रश्न, पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। यानी कि जो पादप के अंदर जो भोजन है, जो फूड है, उसका परिवहन कौन करता है? तो देखिए, जाइलम किसका परिवहन करता है? ये जल का परिवहन करता है। जबकि फ्लोएम जो होता है, ये भोजन का यानी खाद्य पदार्थों का यानी कि भोजन का परिवहन करता है। तो खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन का परिवहन। मूल जो है रंध्र मूल वो नहीं करते, रोम नहीं करते। तो जल का परिवहन जाइलम, खाद्य पदार्थों यानी कि फूड का परिवहन फ्लोएम। चौथा प्रश्न है स्टूडेंट्स, रक्त के छनन की विधि कहलाती है। जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो ब्लड को फिल्टर कराया जाता है हर 8 दिन में। तो उसकी विधि क्या कहलाती है? तो विसरण, परासरण, परिसंचरण, अपवहन। तो इसको अपवहन कहते हैं, या इसको डायलिसिस भी कहते हैं। डायलिसिस कराना पड़ता है। कृत्रिम जो है, कृत्रिम वृक्क यानी कृत्रिम किडनी की तरह कार्य करता है। इसमें हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? यानी कि पोलन ग्रेन का
एंथर से स्टिग्मा तक जो पहुंचना है वो कहलाता है निषेचन, परागण, प्रकीर्णन, परिपक्वन। तो ये कहलाता है परागण यानी कि पोलिनेशन। क्या कहलाता है? पोलिनेशन। यानी कि पराग कण जो होते हैं पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। पोलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक तो स्वपरागण, एक होता है पर परागण। निषेचन तो होता है यानी कि युग्मक, यानी कि युग्मक कौन से? मेल युग्मक और फीमेल युग्मक, यानी कि स्पर्म और ओवम का संयुग्मन क्या कहलाता है? निषेचन। प्रकीर्णन जो बीज अलग अलग जगह तक बिखर जाते हैं इसे प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे इसका आंसर हो गया परागण। छठवां जो प्रश्न है हमारा, लाइकेन में किन दो जीवों की भागीदारी होती? तो लाइकेन क्या है? यानी कि लाइकेन जो होता है उसमें होती है, एक तो होता है एल्गी प्लस एक होता है फंगी। तो एल्गी और फंगी जब दोनों मिल जाते हैं तो वो कहलाता है लाइकेन। तो यहाँ पे देखिए शैवाल, कवक, शैवाल जीवाणु, जीवाणु कवक, विषाणु जीवाणु। तो यहाँ पे शैवाल और कवक, इसको सिंपली हम क्या कह सकते हैं? शेक भी कहते हैं, क्योंकि शे का मतलब शैवाल, का मतलब कवक। सातवां प्रश्न, कृत्रिम रेशा किसे कहते हैं? तो यानी कि आर्टिफिशियल, पीवीसी यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड को, बेकेलाइट को, रेयोन को, डेक्रोन को। तो रेयोन जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है इसको। आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि कृत्रिम रेशम। आठवां प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड बहता है? और इसमें ग्राहम बेल ने, तो ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? ये आपको याद होना चाहिए, टेलीफोन का। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण तंत्र, बिल्कुल सी हमारा करेक्ट आंसर। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन किए। और थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने किसकी खोज की थी? बल्ब की खोज की थी इन्होंने। इसके अलावा ग्राहम बेल, टेलीफोन, चार्ल्स बेबेज, ये कंप्यूटर के जनक है। किसके जनक है? कंप्यूटर के जनक। और टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल है टेलीफोन के आविष्कारक। विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन्होंने खोज की थी। अगला है 9वां प्रश्न स्टूडेंट्स, हिमकारी मिश्रण क्या है? यानी कि जमाने वाला मिश्रण कौन सा है? बर्फ प्लस शक्कर, बर्फ प्लस नमक, नमक व शक्कर, और बर्फ व सोडा। तो बर्फ जो होता है उसमें नमक डाल के बर्फ की जो पिघलने की जो होती है क्षमता उसको कम किया जा सकता है, हिमकारी मिश्रण है। 10वां प्रश्न है, फिनोप्थेलिन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? तो फिनोप्थेलिन गुलाबी, नीला, लाल, पीला। तो ये गुलाबी रंग देता है क्षारीय माध्यम में। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, स्वतः दहन का उदाहरण, यानी कि ऑटोमेटिकली विस्फोट किसमें हो सकता है अपने आप? कार्बन, फास्फोरस, पेट्रोल, डीजल। तो फास्फोरस जो है ये स्वतः दहन करने वाला है, इसलिए स्टूडेंट्स जो फास्फोरस जो होता है इसको क्या रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? जल में। स्टूडेंट्स यहाँ देखिए ब्रांचेज ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेज है? देखिए विभिन्न प्रकार की साइंस की ब्रांचेज है। पेडोलॉजी जिसमें मृदा का अध्ययन करते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल। अगला है इकोलॉजी, जीव और पर्यावरण के बीच वैज्ञानिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। आर्बोरिकल्चर में वृक्ष और उत्पादन संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जबकि एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का स्टडी की जाती है। एपिग्राफी में शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और वनोस्टिक में ध्वनि से संबंधित अध्ययन किया जाता है। आर्थोपेडिक में अस्थि उपचार का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, जबकि एस्ट्रोलॉजी में ग्रह नक्षत्र के प्रभाव की स्टडी की जाती है। और एरोनॉटिक्स में वायुयान संबंधी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, जबकि पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं। आर्निथोलॉजी में पक्षियों की स्टडी की जाती है, जबकि ओलेरिकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमने और भी देखिए पीसी कल्चर में मछलियों का अध्ययन, न्यूमेरोलॉजी में अंकों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, एंथोलॉजी में फूलों की स्टडी की जाती है, साइटोलॉजी में कोशिका की स्टडी की जाती है, यानी कि कोशिका विज्ञान है ये, और ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, बोटनी में पेड़ पौधों की स्टडी की जाती है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है, पैथोलॉजी में रोग जनकों के कारकों की स्टडी की जाती है, जबकि वायरोलॉजी में वायरस यानी कि विषाणु का अध्ययन किया जाता है, और बैक्टीरियोलॉजी में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है, और एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है।